अस्सलामुअलैकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसके टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं कि इसमें हमने पढ़ना है कारोबारी तंजीम में कंपनी के बारे में। तो इसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं। मुश्तरका सरमाया की कंपनी का तारुफ और इर्तिका। मुश्तरका सरमाया की कंपनी का मतलब है कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, मुश्तरका सरमाया की कंपनी। वो जब हम आगे मज़ीद इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसको मुश्तरका सरमाया की कंपनी क्यों कहते हैं। मुश्तरका मसलन के इकट्ठे लोगों का सरमाया, यानी कि लोगों ने जो इकट्ठा करके, इस तरह का मतलब है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेशन में। तारुफ, उसका तारुफ क्या, और इर्तिका। इर्तिका का मतलब होता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है और कैसे कैसे ये जो है ना वो इसने तरक्की की है। दूसरी चीज़ है मुश्तरका सरमाया की कंपनी की तारीफ़, उसकी तारीफ़ पढ़नी है। तारीफ़ के बाद हम मुश्तरका सरमाया की कंपनी की खसूसियात और उसके फ़वाइद पढ़ेंगे और उसके नुकसानात पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं जो हमने इसमें पढ़ने हैं। ये वाला जो लास्ट टॉपिक है मुख्तलिफ़ कारोबारी तंजीमों का मुआवजना, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे और इनको पढ़ने के बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और एक्सरसाइज के बाद फिर इसका जो टेस्ट है उसमें जाएंगे कि इसका आपने जो टेस्ट मैं आपको देता होता हूँ चैप्टर वाइज। तो इसको आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है मुश्तरका सरमाया की कंपनी, उसका यानी कि हमने सबसे पहले पढ़ना है तारुफ। इतना तारुफ है, इसको हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे। इसको हम यहाँ तक रीड करते हैं। अगर इसको आप रीड करते हैं तो इसमें उसने बात की है कि जैसे जैसे इंसानी जो तहजीब है उसने जैसे जैसे तरक्की की है ना, वैसे वैसे लोगों को ज़्यादा कारोबार की ज़रूरत थी। सबसे पहले वाहद मलकीती कारोबार बहुत अहम था। वाहद मलकीती कारोबार हमने ऑलरेडी पढ़ा है। जैसे जैसे तंजीम इंसानी तहजीब बढ़ती गई है, लोगों की ज़रूरियात बढ़ती गई हैं, तो फिर वाहद मलकीती कारोबार में जो खामियाँ थी उन खामियों की वजह से लोगों ने शराकती कारोबार का आगाज़ कर दिया। शराकती कारोबार में जो है वो सरमाया और कारोबारी सलाहियत यानी कि ज़्यादा अशिया पैदा की जा सकती हैं। तो वो कहता है कि जैसे जैसे इंसानी तहजीब ने तरक्की की है, पहले लोगों ने वाहद मलकीती कारोबार से उनका गुजारा हो जाता था, लेकिन फिर लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई और उन ज़रूरतों की बढ़ने की वजह से उन्होंने वाहद मलकीती कारोबार की बजाय शराकती कारोबार करना शुरू कर दिया। शराकती कारोबार में वाहद मलकीती कारोबार की निस्बत ज़्यादा सरमाया और ज़्यादा सरमाया के साथ साथ ज़्यादा प्रोडक्शन भी उनको मिलना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे उसने दो बातें की हैं। उसके बाद हम अगली बात करते हैं। अगली यहाँ इस सेंटेंस में वो ये कहता है कि जो 18वीं सदी थी ना, 18वीं सदी में सनती इनकलाब आया। सनती इनकलाब कैसे आया था? सनती इनकलाब इस तरह से आया था कि 18वीं सदी में लोगों ने कंपनियां लगाना शुरू कर दी थी, यानी कि बहुत सारा काम जो था वो इंसानों की बजाय मशीनों ने करना शुरू कर दिया था। तो मशीनें लगने की वजह से जो कम काम था, जो ज़्यादा काम था वो कम वक्त में होना शुरू हो गया था और उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई। तो इस वजह से जो है वो सनती इनकलाब आया था। तो इस सनती इनकलाब की वजह से वाहद मलकीती कारोबार और शराकती कारोबार के मालिकान के लिए कारोबार को कामयाबी से चलाना मुश्किल हो गया था। यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों को वो इस कारोबार के ज़रिए नहीं कर सकते थे। मसलन कि जो अब कंपनी है ना, यानी कि जो तीसरी, इनके अलावा जो तीसरी किस्म आई थी वो कंपनी। तो कंपनी के लिए तो सरमाया बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सरमाया जो है वो सिर्फ वाहद मलकीती कारोबार या शराकती कारोबार जो है ना, ये इतना सरमाया नहीं ला सकते, ये कंपनी नहीं बना सकते। तो इनके लिए जो है वो कारोबार चलाना मुश्किल हो गया था। इसलिए एक ऐसी कारोबारी तंजीम की ज़रूरत महसूस की गई जो पहली दो कारोबारी तंजीमों की खामियों, मसलन सरमाए की कमी और गैर महदूद जिम्मेदारी वगैरह को दूर करने के अलावा कारोबार को वसी पैमाने पर चलाए। वसी पैमाने का मतलब है ज़्यादा पैमाने पे। गैर महदूद जिम्मेदारी को मैंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है पहले दो चैप्टर्स में भी, इसमें भी कर देता हूँ। गैर महदूद जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि अगर शराकती कारोबार आप कर रहे हैं या पार्टनरशिप का कारोबार आप कर रहे हैं, तो अगर आपको कल को नुकसान हो जाता है तो आपको अपने घर की जो प्रॉपर्टी ना उसको बेच के भी आपको वो नुकसान पूरा करना पड़ेगा। इसको कहते हैं गैर महदूद जिम्मेदारी। तो ये जो गैर महदूद जिम्मेदारी, सरमाए की कमी, ये जो डिसएडवांटेजेस थे वाहद मलकीती कारोबार और शराकती कारोबार के, ये चीज़ें कंपनी की सूरत में नहीं थी। और कंपनी की सूरत में कारोबार को यानी कि बड़े पैमाने पर भी चलाया जा सकता है। चनाचा मदरजा वाला खामियों को दूर करने और ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो तंजीम मार्ज वजूद में आई, इसे मुश्तरका सरमाया की अंजुमन कहा जाता है। यानी कि इसकी
इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो एक नई टाइप बनाई गई थी कारोबार की, उसका नाम मुश्तरका सरमाया की अंजुमन यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी था। अच्छा, अब हम इसमें बात करते हैं इर्तिका की कि इसका इर्तिका कितना हुआ है। हम ये पहले 2.5 लाइनें पढ़ते हैं कि इसमें इसने क्या बात की है। इसमें वो बात करता है कि पहले मुश्तरका सरमाया की जो कंपनी थी ना, वो शाही फरमान की बदौलत कायम होती थी और इस कंपनी को चार्टर्ड कंपनी कहते थे। इसके बाद कंपनी का एक कानून बना दिया गया। अच्छा, अब वो यहाँ पर बात करता है कि हिंदुस्तान में जो सबसे पहला कानून कंपनी को बनाने के लिए बनाया गया था वो 1866 में मुतारिफ़ करवाया गया था। फिर इसके अंदर 1882, 1913 और 1936 में कुछ कानूनी तरमीम की गई, यानी कि इसी के अंदर ही तरमीम की गई। पाकिस्तान में मुश्तरका सरमाया की कंपनी का कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत चलाया जाता है। 1984 वाला यहाँ चलाया जाता है और ये वो है, पहले जो था पाकिस्तान में वो 1913 वाला जो एक्ट था ना वो चल रहा था, लेकिन अब 1984 का जो एक्ट है वो चलाया जाता है। ये 1984 8 अक्टूबर 1984 को चला था और 2002 में इसमें एक तरमीम हुई है। उसने ये बात इसमें की है कि इर्तिका इसका इस तरह से हुआ। इर्तिका का मतलब होता है कि शुरू से लेके अब तक उसकी क्या क्या किस तरह से स्टडीज़ चली हैं, किस तरह से चीज़ें ये बनी हैं। एंड में उसने बात की है, अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ, उसने एक नोट दिया हुआ है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर 514 सेक्शन, 16 पार्ट्स और 8 शेड्यूल हैं, यानी कि ये उसने बताया हुआ है कि उसके अंदर ये चीज़ें हैं। उसके बाद कहता है कि अब जो उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका नाम है SCCP। आपने सुना होगा, अगर आपने इससे पहले पार्टनरशिप और सोल ट्रेडरशिप वाला चैप्टर अगर पढ़ा हो तो उसमें मैंने बार बार एक वर्ड यूज़ किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, ये इससे कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं। ये कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं, उनको एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मुहैया करते हैं। इसका पुराना नाम भी उसमें लिखा हुआ है CLA, पुराना नाम कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। तो इसका मल्टीपल चॉइस आ सकता है, यहाँ कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का किस को रेगुलेट कौन करती है, तो इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करती है, यही इसका सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करती है। तो ये हमने उसका तारुफ मुश्तरका सरमाया की अंजुमन यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का तारुफ और उसका इर्तिका हमने पढ़ लिया है। तो आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है वो। आगे जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है उसमें वो बात करता है कि मुश्तरका सरमाया की कंपनी एक ऐसी तंजीम है जो कानून के तवस्सुत से नफ़ा कमाने के लिए मार्ज़ वजूद में आती है। यानी कि मुश्तरका सरमाया की कंपनी एक ऐसी कारोबार की किस्म है जिसमें वो कानून के ज़रिए बनाई जाती है नफ़ा कमाने के लिए, और इसका सरमाया महदूद ज़िम्मेदारी वाले काबिल इंतकाल हसस में मुनक़सम होता है। अच्छा, इसका सरमाया महदूद ज़िम्मेदारी वाली का मतलब यह है कि अगर कल को कंपनी डूब जाती है ना, तो जो कंपनी में पैसे लगे बस वही डूबेंगे, कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कंपनी का नुकसान पूरा नहीं करेगा। इसको कहते हैं महदूद ज़िम्मेदारी वाली। और काबिले इंतकाल का मतलब ये है कि काबिले इंतकाल हसस का यहाँ पे मतलब है उनका शेयर होल्डर होना, उनका हिस्सा, जिसको वो इंतकाल एक से बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मुनक़सम होता है यानी कि तकसीम होता है। इसके अलावा ये अपने हिस्सेदारों से अलग कानूनी हैसियत रखती है, और जो कंपनी होती है उसकी एक अलग कानूनी हैसियत होती है। अगर मैं इसको सिंपल लफ्ज़ों में इसको डिफ़ाइन करूँ तो सिंपल लफ्ज़ों में मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन करूँगा कि मुश्तरका सरमाया की कंपनी जो है वो कारोबार की एक ऐसी किस्म है जिसको नफ़ा कमाने के लिए बनाया जाता है, और इसमें हर बंदा जो होता है ना वो अपना अपना हिस्सा डालता है। जो बंदा अपना हिस्सा डालता है वो अपना हिस्सा किसी दूसरे बंदे को भी दे सकता है, और जो उसका हिस्सा होता है वो हिस्सा तमाम लोगों का यानी कि तकसीम हुआ होता है कि इसने भी 5 रुपये दिए, इसने भी 5 रुपये दिए, इसने भी 5, वो सब में बराबरी के साथ तकसीम होता है। और इनकी जो इन शेयर होल्डर्स की जो जिम्मेदारी है वो भी महदूद जिम्मेदारी होती है। महदूद जिम्मेदारी का मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अलावा जो आखिरी बात है वो ये बात है कि जो कंपनी होती है उसकी एक अलग अपनी कानूनी हैसियत है। वो कंपनी जो है वो एक अलग एंटिटी है, जो मालिक है वो अलग है और कंपनी जो है वो अलग है। उसके बाद अगली बात जो नेक्स्ट डेफिनेशन उसको देख लेते हैं।
मुश्तरका सरमाया की कंपनी से मुराद ऐसी कारोबारी तंजीम है जिसमें बहुत से अफराद नफ़ा कमाने के लिए इकट्ठे होते हैं, बतौर हिस्सेदार अपना अपना सरमाया कारोबार को चलाने के लिए फराहम करते हैं। सिंपल सी बात है कि बहुत से लोग होते हैं, वो अपना अपना सरमाया लाते हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और कारोबार को चलाते हैं नफ़ा कमाने के लिए। इस चीज़ को जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि जो जो एक्ट है 1984 का, कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है 1984 का, उसके अंदर डेफिनेशन क्या दी गई है, उस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। सिंपल सी वो बात यहाँ कर रहा है कि मुश्तरका सरमाया की अंजुमन एक ऐसी शराकत है जिसमें बहुत से अफराद नफ़ा कमाने के लिए इकट्ठे होकर काम करते हैं और वो अपना अपना हिस्सा जो है वो कंपनी में लगाते हैं। ये जो हिस्सा है इसको ख़रीदा फ़रोख्त और मुंतकिल किया जा सकता है। सिंपल जिसने बात की है कि मुश्तरका जो कंपनी है वो कारोबार की एक ऐसी किस्म है जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, वो अपना अपने हिस्से का सरमाया लगाते हैं, वो सरमाया लगा के वो कंपनी को चलाते हैं और उससे वो नफ़ा कमाते हैं। वो जो सरमाया लगाते हैं, जो उनके शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स को वो बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं और मुंतकिल भी कर सकते हैं। सिंपल सी उसने बात की है, इतनी कोई मसले की मुश्किल बात नहीं उसने की। अच्छा, उसके बाद जो इसमें बात है वो ये है कि अच्छा यहाँ पे अगर मैं इन लाइंस की बात करता हूँ तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो अफराद कंपनी का क़याम करते हैं इन्हें बानियान, फाउंडर्स या प्रमोटर्स कहते हैं, और कारोबार को जो लोग पैसे देते हैं उनको हिस्सेदार शेयर होल्डर कहते हैं। और इसके अलावा जो कंपनी के निज़ाम को चलाते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। ये नज़मा लिखा हुआ है डायरेक्टर्स। तो ये तीन बातें उसने की हैं, इनमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी बात है, तो वो मैंने बता दी है। और आगे है जॉइंट स्टॉक कंपनी की फ़ीचर्स क्या हैं। उसके फ़ीचर्स को हम बारी बारी देखना शुरू करते हैं, इनको बारी बारी हम पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने पढ़ना शुरू करना है। और पहली जो चीज़ है वो है अलग कानूनी हैसियत। अलग कानूनी हैसियत का मतलब ये है कि जो कंपनी होती है उसकी अपनी एक अलहदा कानूनी हैसियत होती है, कंपनी का अपना नाम होता है, कंपनी का अपना एड्रेस होता है, कंपनी अपने अपने जो भी उसकी डिसीजंस होते हैं, जो भी उसके यानी कि लोगों के साथ मुआहदे होते हैं, वो कंपनी के नाम पे और कंपनी के एड्रेस पे होते हैं। तो यही बात उसने इसमें की है कि मुश्तरका सरमाया की अंजुमन एक मसनूई शख्स होती है, यानी कि ये एक मसनूई शख्स है ख़ुद, जिसकी अपने अरकान से अलहदा कानूनी हैसियत होती है और इस हैसियत से कंपनी किसी दूसरे शख्स पर मुकदमा करने के अलावा अपने नाम से मुआहदा भी करती है। तो ये सिंपल जिसने बात की, कंपनी और जो शख्स है वो दोनों अलहदा अलहदा एंटिटीज़ हैं। उसके बाद आ जाएं जी, उसके बाद है मुश्तरका महर। मुश्तरका महर मोहर है ये लफ्ज़। इसमें उसने बात ये की है कि कंपनी क्योंकि एक मसनूई शख्स है तो वो ख़ुद दस्तखत तो कर नहीं सकता, तो इसलिए कंपनी की एक मोहर बनाई जाती है। और वो मोहर जब कंपनी को अप्रूव करवा रहे होते हैं ना सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो तब वो मोहर भी साथ ही अप्रूव होती है। और वो मोहर जो होती है ना वो दरअसल कंपनी के अपने दस्तखत होते हैं। तो ये उसने मुश्तरका मोहर की बात की है। उसके बाद आ जाए, उसके बाद वो नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है वो है पायदारी। पायदारी को हम देखते हैं कि ये किस सेंस में पायदारी की बात कर रहा है, कि जो कंपनी है वो किस पर्सपेक्टिव के अंदर या किस ज़ुमरे में पायदारी के ज़ुमरे में आती है, जिसको देखते हैं हम। अगर मैं वाहिद मलकीती कारोबार की बात करता हूँ तो उसके अंदर अगर वो बंदा मर जाए तो वो वाहिद मलकीती कारोबार उधर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसका एक ही ओनर होता है। अगर मैं मुश्तरका कारोबार की बात करता हूँ तो मुश्तरका के अंदर अगर कोई एक बंदा मर जाए, पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए तो तब भी मुश्तरका कंपनी ख़त्म हो जाती है, मुश्तरका कारोबार ख़त्म हो जाता है। वो मुश्तरका कंपनी नहीं है, वो मुश्तरका कारोबार है। अब ये जो कंपनी है ये ज़्यादा पायदार है। ये किस तरह ज़्यादा पायदार है? इसमें कोई शख्स मर जाता है, कोई पागल हो जाता है, कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी जो है वो उसका हिस्सा उसको वापस करेगी और उसकी जगह पर नया हिस्सेदार आ जाएगा। तो कंपनी को कानूनन ना ख़त्म कर दिया जाएगा, कानूनन जो है वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर या कोर्ट इन्वॉल्व होकर या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व होकर ख़त्म कर दे, अदरवाइज़ कंपनी कभी ख़त्म नहीं होती। ये ज़्यादा पायदार है बाकी दोनों तंजीमों के अलावा, जो कारोबार की इसके अलावा तंजीमें हैं। उसके बाद है महदूद ज़िम्मेदारी। महदूद ज़िम्मेदारी का मतलब ये है कि अगर कल को कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, कंपनी का कोई नुकसान हो जाता है, कंपनी ने लोगों के करोड़ों रुपए देने हैं, तो जो हिस्सेदार हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, वो कंपनी के चीज़ें बिकने के बाद अगर किसी के पैसे रह गए ना तो वो अपनी जायदाद से उसको पूरा नहीं करेंगे। तो कंपनी के अंदर यानी कि जो बंदे हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो महदूद है। उसके बाद आ जाए
हिस्सादारों की तादाद की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे वो दो चीज़ों की बात करता है, एक फहरिस्ती कंपनी की बात करता है, दूसरी मल्टी मेंबर्स कंपनी की बात करता है। फहरिस्ती कंपनी में ये है कि कम से कम 7 और 7 से ज़्यादा की कोई पाबंदी नहीं है, और मल्टी मेंबर्स कंपनी जो है उसमें कम से कम 2 हिस्सेदारों की तादाद से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 50 जो है वो हिस्सेदारों की तादाद हो सकती है। उसके बाद वो बात करता है वसी कारोबार। वो बात करता है कि मुश्तरका सरमाए की जो कंपनी है इसमें वाहद मलकीती और मुश्तरका कारोबार के मुकाबले में हिस्सेदारों की तादाद ज़्यादा होती है। ज़्यादा तादाद होने की वजह से सरमाया भी ज़्यादा होता है। ज़्यादा सरमाया है तो वसी पैमाने पे इसका काम किया जा सकता है। उसके बाद है हसस की मुंतकली। हसस की मुंतकली का मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स हैं वो अपना हिस्सा किसी दूसरे को मुंतकिल कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का हिस्सेदार अपने हसस बगैर किसी दूसरे हिस्सेदार की इजाज़त से किसी को भी मुंतकिल कर सकता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में इन हसस की आज़ादाना खरीदो फरोख्त होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ये रजिस्टर्ड होती है, और ये जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज है तो ये कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी ये रजिस्टर्ड होएंगी। तो जो इस तरह की पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं ना, इनके अंदर किसी से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। कोई भी जाएगा वो अपने शेयर्स किसी दूसरे को बेच देगा, मसला ही नहीं है। तो हसस की जो मुंतकली है, जो शेयर्स की अपने हिस्से की जो मुंतकली है वो बड़ी आसान है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। उसके बाद आ जाए मकासद का तयन। कंपनी के जो अगराज़ व मकासद हैं वो कंपनी के आइन में दर्ज होते हैं। इसमें अगर किसी भी तरह की चेंजेस करनी है वो या तो हुकूमत की इजाज़त से होगी, या कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 जो है उसके मुताबिक ही कंपनी के जो मकासद है ना उनको हम बना सकते हैं। उसके अलावा हम कोई चीज़ नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कहूँ कि शराब का कारोबार मेरे लिए जायज़ है, तो ये मैं उसको तो नहीं कर सकता। अब मैं उसका ये मकसद तो नहीं कारोबार का कर सकता। जो 1984 के अंदर लिखा है या हुकूमत की जो चीज़ें उसके मुताबिक ही मुझे उसके अगराज़ व मकासद को उसका तयन करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद है माली ज़राए। अच्छा, इसमें माली ज़राए के अंदर उसने 2 कंपनियों की बात की है, एक पब्लिक कंपनी की बात की है और एक प्राइवेट कंपनी की बात की है। वो कहता है कि जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी अपने उसको जो भी पैसे चाहिए होती है ना, उस पैसे के लिए हिस्सों के लिए इश्तिहार देती है। वो लोगों से कहती है कि आओ पैसे लगाओ और कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ। तो ये वाला काम होता है पब्लिक कंपनी में। या जैसे ये पढ़े मुश्तरका सरमाया की कंपनी में सरमाए का बड़ा हिस्सा हसस जारी करके हासिल करती है, जिसके लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी पेशनामा जारी करती है, यानी कि वो लोगों को दावत देती है कि ये आप आएँ और ये शेयर परचेज़ करें। वो लोगों को दावत देती है कि वो हसस खरीदें, और जो लोग हसस खरीदते हैं वो कंपनी के हिस्सेदार कहलाते हैं। इसके बरक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने हसस आवाम को ख़रीदो फरोख्त के लिए पेश नहीं करती। ठीक है, आवाम को फ़रोख्त नहीं कर सकती। तो ये बातें की हैं। पब्लिक वाले बेच सकते हैं, जबकि प्राइवेट वाले जो हैं वो इसको सेल आउट नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाए जी नफ़ा की तकसीम। नफ़ा की तकसीम में उसने बात की है कि जो कंपनी होती है वो नफ़ा कमाने के लिए बनाई जाती है। अगर लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नफ़ा कमाने के लिए कर रहे हैं। जब कंपनी को नफ़ा आता है तो कंपनी सारा नफ़ा हिस्सेदारों को नहीं देती, कुछ सेव कर लेती है, और कुछ नफ़ा जो बाकी होता है ना वो लोगों के हिस्सों के मुताबिक जो उनका बनता है उनको डिविडेंड दे देती है। तो ये नफ़ा की तकसीम के अंदर है। उसके बाद आ जाए कारोबार में तब्दीली। तो कारोबार में कंपनी जो होती है ना वो कारोबार में तब्दीली इतनी आसानी से नहीं कर सकती। उसको प्रॉपर SECP से इजाज़त लेनी पड़ेगी। जब कारोबार बनता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें दर्ज होती हैं। तो इतनी जो है ना वो पहले कंपनी जो है वो कहती है मैं कुर्सियाँ बनानी है, और उसके बाद वो ये नहीं कर सकती कि वो बाद में जो है वो कुर्सियों के बजाय वो फ्रिजें बनाना शुरू कर दे। तो वो ये जो नेचर ऑफ बिज़नेस होती है इसको वो कंपनी इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकती। उसको फिर यानी कि दोबारा से SECP से इजाज़त लेनी पड़ेगी। लफ्ज़ लिमिटेड का इस्तेमाल हम देखते हैं। अब इसमें उसने बात की है कि जो कंपनी है ना उसको अपने नाम के साथ लिमिटेड का लफ्ज़ लिखना ही पड़ेगा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने नाम के साथ ये PVT.LTD. ये लिखेगी, यानी कि इसका मतलब है प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद आ जाए, उसके बाद है इंतज़ामी ढांचा। इंतज़ामी ढांचे के अंदर कहता है कि जो कंपनी के हिस्सेदार यानी जो शेयर होल्डर होते हैं ना वो कंपनी के किसी भी इंतज़ाम के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, बल्कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कोई 5, 6 या 7 डायरेक्टर बनाते हैं। जो डायरेक्टर होते हैं वो इंतज़ामी ढांचा जो होता है ना उसको चलाते हैं। उसके बाद आ जाए जी जमहूरी तर्ज़ अमल।
जमहूरी तर्ज में बात करता है कि कंपनी का जो निज़ाम होता है ना उसको जमहूरी तर्ज के ऊपर चलाया जाता है। जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने वोटों से डायरेक्टर का इंतखाब करते हैं। जो डायरेक्टर होते हैं वो तमाम डिसीजन मेकिंग कंपनी को लेके कर रहे होते हैं। तो सिंपल से उसने बात की है कि जो कंपनी का निज़ाम चलता है ना वो जमहूरी अमल के ज़रिए चलता है। उसके बाद आ जाए जी कर्ज़ों का हसूल। कर्ज़ों के हसूल में वो कहता है कि जो कंपनी होती है ना वो कंपनी अपने नाम के ऊपर कर्ज़े लेती है और वो कंपनी ने ही कर्ज़े पे करने होते हैं, वो हिस्सादारों ने पे नहीं करने। तो ये सिंपल सी यानी कि वही है, महदूद ज़िम्मेदारी की बात हो रही है कि कंपनी जो है वो ख़ुद ही अपने कर्ज़े के देगी। अगर कल को नुकसान हो जाता है, कंपनी की सारी चीज़ें बिक जाती हैं, कंपनी का अब एसेट बिक के कंपनी की सारा चीज़ें बिक गई हैं और फिर भी लोगों के पैसे देने वाले रह गए हैं ना, तो वो पैसे हिस्सादार नहीं देंगे। वो कंपनी जाने और अदालत जाने, वो उसका दवालिया निकाल देंगे। तो ये कर्ज़ों का असूल में भी उसने यही बात की है। उसके बाद आगे आ जाएं, उसमें आ रहा है आसान सरमायाकारी। आसान सरमायाकारी का मतलब ये है कि जो मुश्तरका सरमाई कंपनी होती है ना उसके शेयर बड़े, उस शेयर यानी कि उनकी कीमतें बहुत कम होती हैं। तो कोई ये आम आदमी है ना वो अपनी इनकम से या बचत से थोड़े से पैसे किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज़ कर सकता है, सरमायाकारी कर सकता है। यानी कि सरमायाकारी करेगा तो उसको फ़ायदा हासिल होएगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा, महीने के बाद डिविडेंड देगी कंपनी। उसके बाद है जायदाद की ख़रीदो फरोख्त। इसमें वो बात करता है कि जो कंपनी होती है वो जो भी जायदाद लेती है या बेचती है वो कंपनी की होती है और कोई भी हिस्सेदार जो है वो कंपनी की जायदाद को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाए टैक्सों की अदायगी। उसके बाद आगे वो कहता है कि टैक्सों की अदायगी की वो बात यहाँ पे ये करता है कि जो मुश्तरका सरमाया की कमी होती है ना उसमें इनकम के ऊपर 2 दफ़ा टैक्स लगता है। कैसे? पहले जो कंपनी है वो खुद एक अलहदा एंटिटी है, उसकी अपनी एक अलहदा कानूनी हैसियत है। तो पहले जो कंपनी ने पैसे कमाए हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा। उसके बाद जब कंपनी प्रॉफिट में से हिस्सा देगी शेयर होल्डर्स को और बाकी लोगों को, तो वो जो हिस्सा उनको मिल रहा है उसके ऊपर भी हुकूमत टैक्स लेगी। यानी कि जो भी इनकम आई है वो कंपनी में टैक्स दिया और हिस्सादार में टैक्स, यानी टैक्स 2 दफ़ा निकल गया। उसके बाद आ जाए, उसके बाद है मसारिफ पैदाइश की बचत। अच्छा, मसारिफ पैदाइश का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल है उसमें बचत, यानी कि मसारिफ पैदाइश का मतलब है कि वो चीज़ें जो प्रोडक्शन को करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, इसमें वो ये बात करता है कि क्योंकि कंपनी उसका साइज़ बड़ा होता है और जब साइज़ बड़ा होता है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है उसको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए। जब कंपनी रॉ मटेरियल ज़्यादा तादाद में ख़रीदेगी तो उसको रॉ मटेरियल की कीमत कम पड़ेगी, जिसकी वजह से मसारिफ पैदाइश कम हो जाएंगे। इसके अलावा उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी सहूलतें मिलती हैं, गवर्नमेंट टैक्स में कोई छूट मिल जाती है। तो इस तरह की उसको जब सहूलतें मिलती है ना तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्राइस कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको कंपनी को फ़ायदा होता है। उसके बाद आ जाए जी हुकूमती कंट्रोल। उसके बाद इसमें जो वो बात की ना उसने ये बात की है कि जो कंपनी होती है ना वो हुकूमत के कवानीन के मुताबिक चलाई जाती हैं और जो कंपनी होती है वो वक्तन फ़वक्तन अपनी रिपोर्ट्स बैंक्स ऑफ अकाउंट्स जिस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट को भी सबमिट करती रहती है। तो ये हमारे पॉइंट्स 20 पॉइंट्स से जो हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मुश्तरका सरमाया की अंजुमन की जो खसूसियात हैं वो हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद हमने पढ़ने एडवांटेजेस, यानी कि मुश्तरका सरमाया की कंपनी के फ़वाइद क्या क्या हैं। फ़वाइद में सबसे पहला जो फ़वाइद है वो है कसीर सरमाया। कसीर सरमाया में वो ये बात करता है कि जो कंपनी होती है उसके अंदर जो अरकान होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। वाहिद मलकीती कारोबार और शराकती कारोबार, यानी कि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडरशिप से कंपनी की में ज़्यादा लोग होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के पास कसीर सरमाया रहता है। उसके बाद आ जाए वसी कारोबार। अच्छा, ये वसी कारोबार के अंदर वो ये बात करता है कि एक जो कंपनी होती है ना वो हसस बॉन्ड्स और तमस्कात फ़रोख्त करके कसीर सरमाया हासिल कर सकती है। यानी कि अगर कंपनी को पैसे चाहिए मज़ीद तो कंपनी क्या करेगी, मज़ीद बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और हसस, यानी कि हसस का मतलब वही स्टॉक्स हैं कि इस तरह की चीज़ें वो लोगों को बेचेगी, जनरल पब्लिक को बेच के उनसे पैसे ले लेगी और पैसे के ज़रिए वो कारोबार को मज़ीद वसी कर सकती है। उसके बाद आ जाए सरमायाकारी का फ़रोग़। सरमायाकारी के फ़रोग़ में आ जाएगा कि जो कंपनी होती है उसके जो हसस होते हैं, उसके जो स्टॉक्स होते हैं
उसके जो शेयर्स होते हैं वो सस्ते होते हैं, जिसकी वजह से आम बंदे भी अपनी बचतों में से या सैलरी में से पैसे निकाल के सरमायाकारी को में कर सकते हैं। तो इस तरह इससे क्या हुआ, सरमायाकारी का फ़रोग़ हुआ है। उसके बाद आ जाए महदूद ज़िम्मेदारी। महदूद ज़िम्मेदारी का मतलब जो है वो ये है कि अगर कंपनी कल को डूब जाती है और कंपनी ने फिर भी लोगों के पैसे देने हैं, तो जो हिस्सेदार है ना वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो पैसे दें, उनको ना ही उनको किसी तरह का कोई मसला नहीं होएगा, वो कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। उसके बाद आ जाता है तहकीक व तजर्बा। अच्छा, अब तहकीक व तजर्बा में अब ये बात आती है कि जो कंपनी होती है ना उसके पास सरमाया बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो जो कंपनी है ना वो तजर्बात के ऊपर, तहकीकात के ऊपर जो है ना वो पैसा इन्वेस्ट कर सकती है या माहिरीन को भी हायर कर सकती है। जैसे हम जब सोल ट्रेडरशिप पढ़े थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो सोल ट्रेडर होता है ना वो माहिरीन की सर्विसेज नहीं ले सकता, इसलिए ले सकता कि उसके पास सरमाया ही नहीं है। तो जो कंपनी है वो ये काम कर सकती है। उसके बाद आ जाए हकूमती आमदनी में इजाफा। सिंपल सी बात है कि जो कंपनी है वो मुख्तलिफ नौइयत के टैक्स देती है, जिसमें आमदनी टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, दरामदी ड्यूटी वगैरह अदा करती है, जिससे हुकूमत की आमदनी में इजाफा होता है। तो ये इस तरह के टैक्स हैं जो कंपनी देती है, तो इससे जो गवर्नमेंट है उसको भी फ़ायदा होएगा। उसके बाद है पायदारी। पायदारी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कंपनी है ना वो सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप से ज़्यादा पायदार होती है। यहाँ पे कोई बंदा मर जाए, फोत हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो शेयर्स हैं वो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके जो घर वाले होंगे वो शेयर्स को सेल कर देंगे, तो वो इसमें कोई मसला नहीं है, कंपनी ज़्यादा पायदार होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बदअनवानी के इम्कानात में कमी। आपको पता है कि जो कंपनी है ना वो हुकूमत के कवानीन के तहत चलाई जाती है, और जो हुकूमत होती है वो वक्तन फ़वक्तन कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है उनको चेक भी करते रहते हैं। तो इस वजह से बदअनवानी के जो चांसेस हैं ना वो बहुत कम होते हैं। उसके बाद है मुसारफ़ पैदाइश में बचत। मुसारफ़ पैदाइश में बचत का ये मतलब होता है कि जो कंपनी होती है उसने क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा करनी होती है, तो जब वो प्रोडक्शन ज़्यादा करती है तो वो ज़्यादा माल परचेज़ करती है। ज़्यादा माल परचेज़ करने की वजह से उसको कम कीमत में चीज़ें मिल जाती हैं, और इसके अलावा हुकूमत की तरफ से भी उसको काफ़ी सारे जो हैं वो मराहत मिलती हैं। हुकूमत की तरफ से भी टैक्सेस में छूट वगैरह और बाकी चीज़ें मिलती हैं, तो उसकी वजह से जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो कम हो जाती है। अवाम का एतमाद। अवाम का एतमाद का मतलब ये है कि जो मुश्तरका सरमाया की कंपनी है वो हुकूमती कवानीन के तहत चलाई जाती है, और जो गवर्नमेंट होती है वो वक्तन फ़क्तन कंपनी की बुक्स अकाउंट से भी चेक करती है, इसलिए जो लोग हैं ना वो कंपनी पे एतमाद करते हैं। उसके बाद है मुफीद मशवरे। मुफीद मशवरे में ये है कि जो कंपनी है ना वो ख़ुद भी माहिरीन को हायर कर सकती है, इसके अलावा हुकूमती माहिरीन भी होते हैं, उनसे भी मशवरा ले सकती है, जिसकी वजह से कंपनी के सक्सेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद है जमहूरी तर्ज़ अमल। जमहूरी तर्ज़ अमल में ये आ जाएगा कि कंपनी के जितने भी फैसले हैं वो जमहूरी तर्ज़ अमल पे हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर डायरेक्टर्स की सिलेक्शन करनी है जो कंपनी के तमाम डिसीजन मेकिंग लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वो जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने वोट के ज़रिए ही उनकी सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद आ जाए मजबूत कारोबारी साख। अच्छा, जो कंपनी होती है ना उसकी जो साख होती है ना वो अच्छी होती है, और उस अच्छी साख की वजह से कंपनी को बैंकों से और जो दीगर बाकी मालियाती अदारे हैं ना उनसे कर्जा लेने में आसानी होती है। उसके बाद आ जाए आसान अलहदगी। आसान अलहदगी का मतलब ये है कि अगर कोई एक हिस्सेदार कंपनी से अलग होना चाहता है तो वो सिंपल स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, वहाँ जाके अपने जो शेयर हैं वो किसी दूसरे को बेच देगा। तो शेयर जब उसने बेच दिए उसको उसके पैसे वापस मिल गए हैं, उससे क्या है वैसे ये होगा कि वो आसानी से कंपनी से अलग हो गया। उसके बाद आ जाए जी बेहतर इंतज़ाम। बेहतर इंतज़ाम का मतलब ये है कि जो डायरेक्टर होते हैं उनको शेयर होल्डर्स उनकी सिलेक्शन करते हैं। ये लोग जो होते हैं ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं, और इनको कारोबारी सूझबूझ भी होती है, और वो तमाम फैसले अच्छे करते हैं। उसके बाद आ जाए जी तवील मुद्दती मंसूबे। जो कंपनी होती है ना वो तवील मुद्दती मंसूबे भी शुरू कर सकती है, यानी कि इनको कहते हैं स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक लफ्ज़ होता है कि जिसका फ़ायदा 5 साल के बाद या 6 साल के बाद आता है, तो वो तवील मुद्दती मंसूबे भी शुरू कर सकती है, क्योंकि उनके पास कसीर सरमाया होता है, सरमाया की वजह से जिनका फ़ायदा चंद सालों के बाद आता है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम डैम की बात करते हैं तो डैम का जो फ़ायदा है वो तो 5 साल के बाद होना, लेकिन पैसे अभी लगेंगे। तो अगर अभी पैसे हैं तो फिर ही हम उस पर लगा सकते हैं, चाहे उसका फ़ायदा बाद में भी आना है। तो जो कंपनी है ना वो तवील मुद्दती मंसूबे स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद आ जाए, उसके बाद वो कहता है जी मुख्तलिफ नौइयत की सरमायाकारी।
मुख्तलिफ नोयत की सरमायाकारी के अंदर वो ये बात करता है कि अगर कोई शख्स कंपनी के नफ़ा नुकसान दोनों में शामिल होना चाहता है तो कंपनी उसको शेयर्स इशू कर देती है। और अगर कोई बंदा सिर्फ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं बनना चाहता, वो बस अपने पैसे दिए गए पैसे के ऊपर सूद हासिल करना चाहते हैं, तो कंपनी उसको तमस्का जारी कर देती है। तो यहाँ पे ये आप डिफरेंस देख लीजिएगा कि जिसको अमूमी हसस जो अमूमी हसस होता है वो जिसको मिलता है ना, वो नफ़ा नुकसान दोनों में शामिल होता है, और तमस्कात उसको मिलता है। तमस्कात कोई सर्टिफिकेट होएगा, तो ये सर्टिफिकेट वो है कि इसको सिर्फ सूद मिलेगा। अगर कंपनी का कोई नुकसान अगर हो जाता है ना, तो वो उसमें ये बंदे शामिल नहीं होते। उनको सिर्फ अपने जो है ना, वो सिर्फ अपना सूद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उनको। उसके बाद आ जाए जी ज़्यादा मुनाफा। इसमें वो बात करता है कि वसी सरमाया, जो कंपनी है उसके पास वसी सरमाया होता है, जदीद तरीका पैदाइश यानी कि जदीद प्लांट मशीनरी यूज़ हो रही होती है, बड़े पैमाने की फ़ायदों के ज़्यादा स्टॉक रहने पे जो बचत हो जाती है वो, और माहिरीन तजर्बाकार होने की वजह से कंपनी होती है ना, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुसारफ पैदाइश यानी कि प्रोडक्शन करने के जो खर्च अखराजात हैं वो कम हो जाते हैं। जब ये चीज़ें कम होती हैं ना, तो कंपनी का मुनाफा बढ़ जाता है। तो ये ज़्यादा मुनाफे की बात उसने की है, क्योंकि कंपनी का ज़्यादा मुनाफा कैसे होता है। उसके बाद आ जाए पुरखतर कारोबार। पुरखतर कारोबार में उसने ये बात की है कि जो मुश्तरका सरमाए की कमी होती है ना, उसमें हर हिस्सेदार की ज़िम्मेदारी महदूद होती है। यानी कि महदूद ज़िम्मेदारी का मतलब ये है कि कंपनी डूब भी जाती है ना, तो जो पैसा लगा है बस वो डूबेगा, उनको अपनी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी बेच के मुनाफा नहीं, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो कहता है कि पहली बात तो ये हो गई कि उनकी कोई ज़ायदी जायदाद नहीं बिकेगी, और इसके अलावा ज़्यादा जब हिस्सेदार ज़्यादा होते हैं तो सबके पैसे थोड़े थोड़े लगे हैं, तो वो सिर्फ पैसे डूबेंगे। तो अब कंपनी जो है ना, वो फिर जो ख़तरे वाले कारोबार है ना, वो भी आसानी से शुरू कर लेती है, क्योंकि उनको पता है कि यार अगर डूब भी जाएंगे तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है। तो पुरखतर होते हैं, लेकिन वो सोच समझ के साथ उन्होंने जो डायरेक्टर बनाए होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं। वो पुरखतर तो होते हैं, लेकिन पुरखतर चीज़ें शुरू तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो इम्पॉसिबल चीज़ों को शुरू कर दें। तो पुरखतर चीज़ें का भी वो रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेने की जिम्मेदार वजह यही है कि जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा मुनाफा थोड़ा थोड़ा लॉस होएगा, और उनकी ज़िम्मेदारी भी गैर महदूद है, इसलिए वो पुरखतर कारोबार के अंदर रिस्क लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रोज़गार के मौके। जो मुश्तरका सरमाए की कंपनी है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह जो मुल्क है ना, उसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होएगी। तो ये भी उसका एक जो है ना वो बेनिफिट है कंपनी का। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमने पढ़ना है मुश्तरका सरमाए की कंपनी के नुकसानात, कि मुश्तरका सरमाए की जो कमी है उसके क्या नुकसानात हैं। उसमें जो सबसे पहला नुकसान है वो है अजारादारी। अच्छा, इसमें जो पहला नुकसान है वो कह रहा है अजारादारी। अजारादारी का मतलब वो ये कहता है कि कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनके पास सरमाया बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा सरमाए की वजह से वो कंपनी जो है वो मार्केट के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेती है और उसकी अजारादारी कायम। अजारादारी का मतलब ये होता है कि बस उसकी ही प्रोडक्ट्स फिर सेल होना शुरू होती हैं, वो बाकी लोगों की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, बाकी जो कंपनियाँ होती हैं ना, उनको दबा देती है। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो है वो आपने सुना होगा कि गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर तीन कंपनीज हैं मेन, होंडा, टोयोटा और सुजुकी। वही गाड़ियाँ बना रहे हैं, चौथी कंपनी कोई आती नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं, उनके पास पैसे हैं और बस चीज़ें महंगी हैं। तो अजारादारी का ख़ात्मा कंपटीशन के ज़रिए भी होता है। जैसे शुरू में पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन कंपनीज आई थी, तो पहले एक आधी कंपनी थी, तो उनकी कॉल्स और उनके पैकेजेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। उसके बाद 5-6 कंपनीज आई हैं, वो 5-6 कंपनीज आई हैं, तो अजारादारी का ख़ात्मा हो गया। तो अजारादारी जो है ना, ये एक नुकसान है कंपनी का। उसके बाद है अकरबा परवरी। अकबरा परवरी का मतलब ये है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, बात का वो अपने रिश्तेदारों को कंपनी में रख लेते हैं और उनकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो उनको कंपनी में रखने से क्या होता है, कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। यानी कि जब उनकी सैलरियाँ जाएंगी तो वो सैलरियाँ भी जो हैं वो उनके एक्सपेंसेस में से निकलेंगी, तो उनकी जो प्रॉफिट है उसकी रेशो कम हो जाएगी, तो कारोबार के ऊपर बुरा असर पड़ता है। उसके बाद फ़ैसलों में तख़ीर। फ़ैसलों में तख़ीर का मतलब ये है कि कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, वो पहले मैनेजर बनाएगा, मैनेजर अपने मैनेजर से प्रूव करवाएगा, वो मैनेजर आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको प्रूव करेंगे। तो वो ये कह रहा है कि ये फ़ैसलों में तख़ीर हो रही है। तो कंपनी का एक ये भी नुकसान है कि जो फ़ैसले हैं ना उसमें तख़ीर होती है।
उसके बाद है कारोबारी मकासद में तब्दीली। तो कंपनी का ये भी एक नुकसान है कि कारोबार के जो मकासद है ना, उनको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। जो एक दफ़ा हमने लिख के अप्रूव करवा दिए हैं, उनको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, उसमें रद्दोबदल करना मुश्किल है। उसके बाद है राजदारी का ख़ात्मा। राजदारी का ख़ात्मा ये है कि कंपनी का कारोबार के मुतालिक दस्तावेज़ हिस्सादारों और कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजना पड़ती हैं, और बाज़ औक़ात कंपनी को अपनी पॉलिसियों की तशहीर भी, यानी तशहीर का मतलब ये होता है कि टीवी पे ऐड चलाना या वैसे किसी बुक के अंदर बनवा के चीज़ें देना। तो कंपनी के जो राज है ना, वो राज नहीं जाते, राजदारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद है इनफरादी ज़ौक़ की तस्कीन। इनफरादी ज़ौक़ की तस्कीन का मतलब यह है कि कंपनी के अंदर क्योंकि मेगा लेवल पे प्रोडक्शन होनी होती है, तो वो लोगों की ज़रूरियात, लोगों के क्या शौक़ हैं, इस चीज़ों को बाज़ का तो मद्देनज़र नहीं रखते। तो वो हर किसी के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते, उनकी बस एक ख़ास चीज़ होती है जिसको वो बस स्पीड के साथ एक डाई बनी होती है, उसके साथ वो बस उसको बनाते रहते हैं। उसके बाद आ जाए मज़दूर मालिक के ताल्लुकात। मज़दूर मालिक के ताल्लुकात में ये आता है कि जो मसलन के कंपनी होती है, उसमें जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं उनके ताल्लुकात, जो अपर मैनेजमेंट होती है उसके साथ ताल्लुकात बहुत कम होते हैं। उनके कम ताल्लुकात होने की वजह से काफ़ी सारे गैप्स आते हैं। लोग जो हैं, जो लेबर काम कर रही होती है, वो मोटिवेट नहीं होते उस तरह से जिस तरह से उनको होना चाहिए। जैसे हम पार्टनरशिप जब पढ़ रहे थे तो उसमें यह था कि जो मालिक होता है वो मोस्टली खुद भी मज़दूरों के साथ काम कर रहा होता है, तो उनके जो आपस में ताल्लुकात होते हैं ना, वो बड़े गहरे होते हैं। जबकि कंपनी की सूरत में इनके जो ताल्लुकात हैं ना, वो इतने ज़्यादा गहरे नहीं होते, और इसका अल्टीमेटली जो है वो नुकसान होता है कंपनी को, क्योंकि जब उनके ताल्लुकात नहीं हैं, लोग दिल जमी से मोटिवेशन के साथ काम नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली जो है वो कंपनी को इस चीज़ का नुकसान होता है। उसके बाद आ जाए जी अदम ताउन। इसमें अदम ताउन में उसने बात ये की है कि जो मुश्तरका कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं ना, वो बदलते रहते हैं। आज शेयर्स मेरे पास हैं, कल शेयर्स किसी और के पास हैं, तो उनका ध्यान सिर्फ जो है वो प्रॉफिट के ऊपर ही होएगा। लोगों की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होएगी, कल कौन किसी के पास है, परसों किसी के पास है, तो वो कंपनी के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, उनको बस अपनी प्रॉफिट की होगी, यार मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये अदम ताउन के अंदर उसने बयान की है। अच्छा, ये मुझे लगता है यहाँ पे ना ये पेज रिपीट हो गया, 129, ये भी 129 है, 129 के बाद होना चाहिए 130। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है फजूल खर्ची। इसमें वो फजूल खर्ची में वो ये बात करता है, क्योंकि जो कंपनी होती है उसमें हिस्सादारों की, चाहे वो डायरेक्टर है चाहे हिस्सादार कोई भी है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो महदूद है। अब महदूद जिम्मेदारी होने की वजह से जो डायरेक्टर है ना, वो ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, जिसकी वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, और प्रॉफिट ही शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। तो वो ये फजूल खर्चियों की वजह से ये इस चीज़ का नुकसान होता है। उसके बाद आ जाए तश्कील में मुश्किलात। तश्कील में नुकसान में मुश्किलात का मतलब ये है कि जैसे सोल ट्रेडरशिप था, सोल ट्रेडरशिप में क्या था कि बस कारोबार, एक दुकान बनाओ, ज़रूरी चीज़ें रखो और बस आपका कारोबार शुरू है। जबकि इसके अंदर आपको प्रॉपर कंपनी बनानी पड़ेगी, फिर आपको रजिस्ट्रार से उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फिर जो है ना वो, यानी कि कंपनी को तश्कील का मतलब बनाने के लिए, तो कंपनी को बनाना इतना आसान नहीं है, उसको एक ख़ास प्रोसेस है, उसकी एक ख़ास तरह की रजिस्ट्रेशन है, वो आपको कंपनी से SCCP से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से करवानी पड़ेगी। तो इसके अंदर आप देख लीजिएगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया ना वही चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके बाद आ जाए जी सट्टाबाजी। सट्टाबाजी के अंदर वो ये बात करता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, जो उनके पास शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेचना आज़ादाना होता है, किसी के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती, हर कोई अपनी मर्ज़ी से उसको ख़रीद सकता है, उसको बेच सकता है। तो ये चीज़ होने की वजह से जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो सट्टाबाजी शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि जैसे ही थोड़े से पैसे बढ़ते हैं तो उसको बेचना शुरू कर देते हैं, या वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इस तरह की जो आज़ादाना और बेवजह जो वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, इसके इकोनॉमी के ऊपर बुरे असरात आते हैं। तो ये बात उसने यहाँ पे की है कि इनकी सट्टाबाजी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है ज़ाती मफाद। ज़ाती मफाद के अंदर वो ये बात कहता है, बाज़ औक़ात कंपनी के डायरेक्टर्स अपने ज़ाती मफाद के हसूल के लिए कंपनी के कारोबार पर तवज्जो नहीं देते, जिसका कारोबार के ऊपर गहरा असर होता है। तो उसने ये बात की है कि वो अपने किसी ज़ाती मफादात या ज़ाती काम की वजह से कंपनी के ऊपर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, तो शेयर होल्डर जो हैं उनका ही नुकसान होएगा। उसके बाद आ जाए जी ज़िम्मेदारी का फुकदान। ज़िम्मेदारी के फुकदान के अंदर वो ये बात करता है कि
जो कंपनी के काम होते हैं वो हर डिपार्टमेंट के अंदर मुलाजमीन चला रहे होते हैं। मुलाजमीन जो हैं उनकी तरफ से कंपनी का नुकसान हो फ़ायदा हो, उनको क्या, उनको बस अपनी सैलरी मिलनी चाहिए। कोई नुकसान होता भी है तो वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते रहते हैं कि ये इसने किया, ये इसने किया। और इसके अलावा जो हिस्सेदार होते हैं वो भी इतनी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि उनकी भी जो जिम्मेदारी है वो महदूद है कि चाहे कंपनी डूब भी जाएगी तो जो है ना बाहर में जाए, हमने कौन से घर से पैसे जो लगे हैं वो डूब जाएंगे, मैक्सिमम कुछ जायदाद बेच के तो नहीं खर्चा पूरा करना पड़ना उसका। तो इस वजह से ज़िम्मेदारी का फुकदान होता है। उसके बाद है दोहरे टैक्स की अदायगी। दोहरे टैक्स के अंदर ये आता है कि जो कंपनी होती है ना वो 2 दफ़ा टैक्स अदा करी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे पहले कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर टैक्स है, उसके बाद जो हिस्सेदारों को पैसे मिले उसके ऊपर भी टैक्स है। तो कंपनी से 2 तरह का टैक्स निकला, एक कंपनी के प्रॉफिट पर टैक्स निकल गया, और उसके बाद जो लोगों को पैसे मिले हैं, जो उनको डिविडेंड मिला है कंपनी की तरफ से, उस डिविडेंड के ऊपर भी लोगों की जो है ना वो टैक्स की अदायगी होगी। तो ये दोहरा टैक्स इसके अंदर आता है। उसके बाद आ जाए जी आज़ादी का ख़ात्मा। अच्छा, आज़ादी के ख़ात्मे के अंदर ना वो कहता है कि जो कंपनी होती है ना उसके ऊपर काफ़ी कानूनी पाबंदी होती है, जिसके वजह से उसको काफ़ी मसले मसाइल आते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। मिसाल के तौर पे एक मैं आपको कानूनी पाबंदी बता देता हूँ। जैसे एक कंपनी जो है उसका जो नेचर ऑफ बिज़नेस है वो है कुर्सियाँ बनाना, और कुर्सियाँ बनाना ही अप्रूव हुआ था SCCP की जानब से। अब कंपनी जो है ना वो उसका नेचर ऑफ बिज़नेस चेंज नहीं कर सकती, कुर्सियों से फ्रिजें नहीं बना सकती, फ्रिज नहीं बना सकती। तो ये एक तरह की कानूनी पाबंदी है, तो वो इसको चेंज नहीं कर सकती। अगर वो चेंज करना चाहती है तो वो चेंज नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उसको नुकसान होएगा। तो वो यही बात कहता है कि काफ़ी सारी कानूनी पाबंदियाँ होती हैं, उनको इतनी आसानी से वो नहीं कर सकती, वो उसको इस चीज़ का नुकसान होता है। तो आज़ादी का ख़ात्मे के अंदर उसने ये बात की है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इस्तेहसाल। इस्तेहसाल का मतलब जो होता है वो ये होता है कि किसी के साथ जुल्म करना, ज़्यादती करना, किसी का हक़ खाना, इसको एहतसाल कहते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर वो क्या बात करता है। इसमें उसने ये बात की है कि बाद का जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं ना वो गैर तजर्बाकार और मासूम जो हिस्सेदार होते हैं ना उनके साथ उनको सही चीज़ों के बारे में आगाह नहीं करते, उनको बस ये कहते हैं कि कंपनी तो डूब रही है। इससे क्या होता है, वो जो गैर तजर्बा लोग होते हैं ना वो अपने जो शेयर्स होते हैं उनको बेच देते हैं, और ये जो लोग होते हैं ना डायरेक्टर, यही उन शेयर्स को ख़रीद लेते हैं, जिसकी वजह से इनको पैसे मिलते हैं। तो इस तरह की ज़्यादतियाँ भी जो है ना वो कंपनी के अंदर होती रहती हैं। मुनाफे में गड़बड़ में अंदर वो कहता है मुनाफे की तकसीम के वक्त कंपनी के बड़े बड़े हिस्सेदार अपना मुनाफा पहले निकलवा लेते हैं, जिसकी वजह से छोटे हिस्सेदार अपने जायज़ मुनाफा से भी महरूम हो जाते हैं। तो ये इस तरह के भी मसले, मुनाफे में गड़बड़ के भी इस तरह के भी मसले आते हैं। उसके बाद वो कहता है इख्तियारात की मरकज़ियत। इसमें वो कहता है कि जो इख्तियारात होते हैं ना वो कुछ लोगों के हाथों में रह जाते हैं, मिसाल के तौर जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं उनके हाथों में ही रह जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से जो इख्तियारात होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाए आगे इख्तिलाफ़ राय। इख्तिलाफ़ राय के अंदर वो बात करता है कि इसमें बात उसने की है चूँकि कंपनी के तमाम मामलात डायरेक्टर्स की बाहमी रजामंदी से तय, जो डायरेक्टर होते हैं वो आपस में बाहमी रजामंदी के ज़रिए तमाम मामलात को जो है वो यानी कि सर अंजाम दे रहे होते हैं। इसलिए बाज़ औक़ात ऐसे मामलात भी होते हैं जिसके ऊपर इख्तिलाफ़ राय पता चलता है, यानी कि वो आपस के अंदर उनकी डिसीजन नहीं हो पा रही होती। एक बंदे या 2 बंदे कह रहे होते हैं कि यार नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, वो इख्तिलाफ़ करते हैं। अगर ये इख्तिलाफ़ पैदा हो सकता है, अगर ये इख्तिलाफ़ पैदा होता है ना तो ये कंपनी की जो कामयाबी तरक्की है ना उसके लिए नुकसानदेह है, ये इख्तिलाफ़ नुकसानदेह है अगर ये सारे डायरेक्टर में से कोई एक भी इख्तिलाफ़ राय करेगा। उसके बाद आ जाएँ अक़लियतों के हकूक़। अक़लियतों के हकूक़ के अंदर उसने बात की है कि जो छोटे हिस्सेदार होते हैं उनको हकूक़ पूरे नहीं मिलते, ठीक है, ये उसका एक नुकसान है। वो कहता है कंपनी में बाज़ औक़ात बहुत से हिस्सेदार अपने ताल्लुकात के बिना के ऊपर एक अक्सरियती ग्रुप बना लेते हैं, यानी कि एक अक्सरियत में होते हैं, और अक्सरियत से एक जो होते हैं वो अक़लियत में हो जाते हैं। जो अक्सरियत वाले होते हैं वो अपने हकूक़, अपनी बातें, अपनी चीज़ें मनवा लेते हैं, और जो अक़लियत में रह जाते हैं उनको इस चीज़ का नुकसान होता है। तो ये हमने ये पढ़ लिया है, और मैंने कहा था कि मुख्तलिफ़ कारोबारी तंजीमों का जो मुवाज़ना है उसको हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम एक्सरसाइज को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना वो मैंने छुड़वा दिया है कि वाहिद मिल्कियती कारोबार, शराकती कारोबार और जो मुश्तरका कंपनी है इनका मैंने क्वेश्चन छुड़वा दिया। अगर आपको लगता है कि ये भी पढ़ना चाहिए या ये भी सिलेबस का हिस्सा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसकी वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा, मुझे मसला नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मुझे जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये जो क्वेश्चन है ना ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, उसके बाद
ये जो ऊपर वाले टॉपिक्स हैं ये हमने पढ़ लिए हैं। अब मैं इसके एक्सरसाइज के अंदर हम आ जाते हैं सवालात के मुख्तसर जवाबात की तरफ। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो है मुश्तरका सरमाया की कंपनी की तारीफ़ करें। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है मुश्तरका सरमाया की कंपनी की तारीफ़ करें। तो मुश्तरका सरमाया की अंजुमन एक ऐसी शराकत है जिसमें बहुत सारे अफराद नफ़ा कमाने के लिए इकट्ठे होते हैं, सारे पैसे लगाते हैं और ये जो हिस्सा है ना ये ख़रीदे फ़रोख्त या मुंतकिल किए जा सकते हैं। सिंपल सी बातें हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, नफ़ा कमाने के लिए इकट्ठे होते हैं, वो सारे पैसे लगाते हैं और वो पैसों के बदले में जो शेयर परचेज़ करते हैं उनको ख़रीदा, बेचा और मुंतकिल किया जा सकता है। इस चीज़ को मुश्तरका सरमाया की कंपनी कहते हैं। उसके बाद आ जाए जी, मुश्तरका सरमाया की अंजुमन में कौन सी 5 खसूसियात होती हैं। तो हमने पहले खसूसियात 20 खसूसियात पढ़ी थी, उसमें से हम ये देख लेते हैं। पहली चीज़ है अलग कानूनी हैसियत। अलग कानूनी हैसियत को इस तरह से आप कहेंगे कि जो कंपनी है वो एक अलहदा एंटिटी है और जो हिस्सेदार हैं वो अलहदा एंटिटी हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो महदूद है। यानी कंपनी अगर डूब जाती है तो हिस्सेदार का बस जो कंपनी में मुनाफा लगा है बस वही डूबेगा। ये नहीं होगा कि कंपनी ने अभी और पैसे देने हैं तो जो जो हिस्सेदार है वो अपनी अब घर की प्रॉपर्टी बेच के पैसे, ऐसा नहीं होएगा। तो ये चीज़ है कि कंपनी अलहदा है और हिस्सेदार अलहदा है, जो पैसे लगे हैं बस वही डूबेंगे, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। पायदारी में ये है कि जो कंपनी है वो ज़्यादा पायदार है। कोई बंदा मर जाए, पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी चलती रहती है। जो उसके शेयर्स होंगे वो उसके घर वाले बेच देंगे, वो किसी दूसरे को मुंतकिल हो जाएंगे। महदूद ज़िम्मेदारी की बात वही जो अलग कानूनी हैसियत में मैंने बात की। महदूद ज़िम्मेदारी का मतलब वही है कि कंपनी डूबती है तो डूब जाए, जो पैसे लगे हैं बस वही जाएंगे, उसके अलावा अगर कंपनी ने और पैसे देने हैं तो कोई भी हिस्सेदार अपनी प्रॉपर्टी बेच के नहीं देगा। हसस की आसान मुंतकली, एक बंदा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, वहाँ पे जाके पैसे ले लेगा और शेयर किसी और को दे देगा। तो यानी कि हसस की आसान मुंतकली, मुंतकली उनकी बड़ी आसान है। जमहूरी तर्ज़ अमल का मतलब ये है कि जो हिस्सेदार होते हैं वो वोटिंग करते हैं और वोटिंग के बदले में वो डायरेक्टर्स की चूज़ करते हैं। ये एक जमहूरी तर्ज़ अमल है। मुश्तरका सरमाया की कंपनी के कोई से 5 फ़ायदे बताएं। पहला फ़ायदा है कसीर सरमाया। कसीर सरमाया, ज़्यादा कंपनी में ज़्यादा लोग होते हैं तो सरमाया भी ज़्यादा है। महदूद ज़िम्मेदारी, वही कि कंपनी डूब जाती है तो जो पैसे लगे वही डूबेंगे, उसके अलावा पैसे हैं तो कोई बंदा अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा। पायदारी का मतलब कि कोई बंदा मर जाए, पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी चलती रहेगी, उसके शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वसी कारोबार, वसी कारोबार का मतलब ये है कि जो कंपनी उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा पैसे होने की वजह से वो उसको ज़्यादा वसी कर सकती है। माहिरीन की खिदमत, कंपनी के पास क्योंकि सरमाया ज़्यादा होता है तो वो माहिरीन को भी हायर कर सकती है। मुश्तरका सरमाया की कंपनी के कोई से 5 नुकसान। पहला नुकसान है जारादारी, यानी कि जब एक कंपनी जिसके पास सरमाया बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर उसका कंट्रोल है तो वो मार्केट को कंट्रोल कर लेगी। बाकी कंपनीज जो हैं उनके लिए उनका कंपटीशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कंपनी की एक डिसएडवांटेज है, उसका एक नुकसान है कि कंपनीज़ की ज़रादारी कायम हो जाती है। फ़ैसलों में तख़ीर, फ़ैसलों में तख़ीर का मतलब ये है कि पहले मैनेजर एक प्लान बनाएगा, फिर वो अपने मैनेजर से डिस्कस करेगा, बॉस से डिस्कस करेगा, बॉस फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि इसमें एक फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए फ़ैसलों में तख़ीर हो रही है। पहले ये अप्रूव करेगा, फिर वो अप्रूव करेगा, फिर वो अप्रूव करेगा, फिर वो उसके ऊपर जो वो अप्रूव करेगा। तो फ़ैसलों में तख़ीर हो रही है। राजदारी का ख़ात्मा इसलिए है कि वो जो भी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो ऑडिटर ने भी चेक करने हैं, वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी जा रहे हैं, वो उसकी तशहीर भी हो रही है। तो कंपनी की कोई राजदारी रही नहीं। तश्कील में मुश्किलात ये है कि उसका एक पूरा कानूनी, कंपनी को बनाने के लिए एक पूरा कानूनी तरीका है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सोल ट्रेडरशिप की तरह नहीं है, इसमें मुश्किलात, पेचीदा अमल है। दोहरे टैक्स की अदायगी का मतलब ये है कि पहले जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसके ऊपर टैक्स जाता है, फिर वो जो बाकी टैक्स की अमाउंट निकाल के प्रॉफिट बचता है वो हिस्सादारों को मिलता है और हिस्सादारों को फिर टैक्स देना पड़ता है। तो दोहरा टैक्स है यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि मुश्तरका सरमाया की कंपनी की अलग कानूनी हैसियत से क्या मुराद है। अलग कानूनी हैसियत का मतलब ये है कि कंपनी जो है वो हिस्सादारों से अलग है।
जो कंपनी है वो किसी दूसरे के ऊपर मुकदमा कर भी सकती है और अपने नाम से मुआहदे भी कर सकती है, ये इसका मतलब है। आगे आ जाइए, आगे है मुश्तरका सरमाया की कंपनी की मुश्तरका मोहर से क्या। मोहर का मतलब ये है कि जो कंपनी है वो अपने कोई दस्तखत तो कर नहीं सकती, तो कंपनी की मोहर बनी होएगी, वो मोहर जो है वो कंपनी के दस्तखत ही हैं। उसके बाद आ जाए जी, मुश्तरका सरमाया कंपनी में इंतज़ामी ढांचा की वजाहत। इंतज़ामी ढांचा ये होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो एक मीटिंग में बैठते हैं, वो मीटिंग में बैठ के वो वोटों के ज़रिए जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो डायरेक्टर बन जाते हैं। जो डायरेक्टर होते हैं वो बड़े, उनको बिज़नेस की सूझबूझ होती है और वो तमाम डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये इंतज़ामी ढांचा है। मुश्तरका सरमाया कंपनी में जमहूरी तर्ज अमल से मुराद ये है कि जो हिस्सेदार होते हैं ना उनके पास वोटिंग का हक होता है, वो वोटिंग करके डायरेक्टर चूज़ करते हैं। जो डायरेक्टर होते हैं वो इंतज़ामी ढांचे को चलाते हैं। ये जमहूरी तर्ज अमल है। उसके बाद आ जाए जी, मुश्तरका सरमाया की कंपनी किस तरह से मुख्तलिफ सरमायाकारी के मौके पैदा करती है। इसके अंदर वो कहता है ऐसे सरमायाकार जो कंपनी के नफ़ा नुकसान में शरीक होना चाहते हैं, इनके लिए कंपनी तरजीही या अमूमी हसस हासिल करती है। यानी कि इसमें दो तरह से, अगर कोई बंदा नफ़ा नुकसान में शामिल होना चाहता है तो कंपनी उसके लिए अमूमी हसस भेजती है, और अगर कोई सिर्फ पैसे दे के सूद लेना चाहता है तो उसके लिए तमस्सकात जारी करती है। मुश्तरका सरमाया की कंपनी में हिस्सेदारों की तादाद बताएं। अगर फहरिस्ती दो कंपनियां हैं, फहरिस्ती और मल्टी मेंबर, फहरिस्ती कंपनी जो है उसमें कम अज़ कम 7 से लेके कोई भी, और जो मल्टी मेंबर प्राइवेट कंपनी है, मल्टी मेंबर प्राइवेट कंपनी के अंदर जो है वो कम अज़ कम हिस्सेदारों की जो तादाद है वो 2 से लेके 50 तक हो सकती है। ठीक है, प्राइवेट का आपको पता, पब्लिक का भी आपको पता। प्राइवेट जो होती है जो आम लोग करते हैं, और जो फहरिस्त पब्लिक होती है, पब्लिक वो होती है जो जनरल पब्लिक के लिए होती है कि कोई भी बंदा उसके आगे शेयर परचेज़ कर सकता है। प्राइवेट के तो शेयर वो बेचते नहीं है ना। उसके बाद आ जाए, मुश्तरका सरमाया कंपनी कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया कहाँ से हासिल करती है। तो ये सरमाया कैसे हासिल करती है, ये शेयर्स को जारी करती है। लोग शेयर्स को परचेज़ करते हैं, उससे जो कंपनी को पैसे मिलते हैं और कंपनी उससे अपना कारोबार करती है। उसके बाद मुश्तरका सरमाया की कंपनी में हिस्सेदारों की महदूद ज़िम्मेदारी से मुराद ये है कि अगर कंपनी कल को डूब जाती है तो जो सरमाया हिस्सेदारों ने पैसे कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं बस वो डूबेंगे। ये नहीं होगा कि उसके बाद भी लोगों के पैसे रह गए हैं तो वो कोई भी हिस्सेदार अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बेच के पैसे नहीं देगा। उसके बाद जी मल्टीपल चॉइसेस है। मल्टीपल चॉइसेस के अंदर पाकिस्तान में मुश्तरका सरमाया की कंपनी किस कानून के तहत कायम होती है। तो 1984 का जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक होती है। अच्छा जी, उसके बाद है फहरिस्ती पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम अज़ कम अफराद की तादाद 7 होती है, 7 से लेकर जितने मर्जी हों। कंपनी के मालिक हिस्सादार होते हैं। जो हिस्सादार हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। कंपनी के मुलाजमीन तो मालिक नहीं है। तमस्सकदार जो हैं ये सिर्फ सूद हासिल करने के लिए ये भी मालिक नहीं है, और जो कर्ज ख्वाह हैं वो भी नहीं है। जो हिस्सेदार हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, हिस्सेदार का मतलब शेयर होल्डर है, तो कंपनी के जो मालिक हैं वो शेयर होल्डर हैं। उसके बाद है मल्टी मेंबर्स प्राइवेट कंपनी। इसमें कम अज़ कम 2 से लेके 50 तक की तादाद होती है। एक हो नहीं सकता क्योंकि जो एक होएगा वो तो सोल ट्रेडरशिप हो जाएगी। तो 2 से लेके 50 तक जो है वो मल्टी मेंबर प्राइवेट कंपनी में होने चाहिए बंदे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हों लामहदूद हैं। मुश्तरका सरमाया की अवामी कंपनी का ऑडिट करवाना हर साल ज़रूरी होता है। जो पब्लिक कंपनी है उसका ऑडिट करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाए जी, कंपनी का इंतज़ाम चलाने वाले नज़मा कहलाते हैं। नज़मा यानी कि जो डायरेक्टर्स हैं उसको उर्दू में नज़मा कहते हैं। कंपनी के क़याम के लिए काम करने वाले बानियान या प्रमोटर होते हैं। ठीक है, कंपनी को जो बनाने वाले हैं वो प्रमोटर होते हैं। कंपनी को जो चलाने वाले होते हैं वो नज़मा डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो बानियान या प्रमोटर है। कंपनी को सरमाया फराहम करने वाले हिस्सेदार होते हैं। अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था कि कंपनी को सरमाया कौन देता है। कंपनी को जो सरमाया होता है वो हिस्सेदार देते हैं, यानी कि जो
जो हसस को परचेज करते हैं, शेयर्स को परचेज करते हैं। किस कारोबारी तंजीम में किस कारोबारी तंजीम की हिस्सेदारों से अलग कानूनी से हासिल होती है? जो मुश्तरका सरमाए की कंपनी है ना, उसमें इसकी एक अलहदा कानूनी हैसियत है। किस कारोबारी तंजीम का कानूनी ज़ाब्ते के तहत ख़त्म किया जा सकता है? मुश्तरका कंपनी जो है उसको कानूनी ज़ाब्ते के तहत ख़त्म किया जा सकता है, अदालत भी ख़त्म करवा सकती है। कानूनी ज़ाब्ते का मतलब यही है कि जो SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं उसके मुताबिक। किस कारोबारी तंजीम के आगाज़ के लिए कानूनी इजाज़त दरकार होती है? इसके लिए जो कंपनी है उसके लिए कंपनी को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। मुश्तरका सरमाए की कंपनी में हिस्सेदारों की जिम्मेदारी महदूद होती है। महदूद क्या होता है वो आपको पता है, बहुत एक्सप्लेन किया मैंने अब तक। मुश्तरका सरमाए की अंजमन एक ऐसी कारोबारी तंजीम है जो पायदार है। पायदार का मतलब आपको पता है कि ये कोई मर जाए, कोई पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी ख़त्म नहीं होती। मल्टी मेंबर प्राइवेट, जो प्राइवेट कंपनी है उसमें 2 से लेके 50 तक की जो है ना वो तादाद होती है, तो इसका आंसर 50 है। उसके बाद मुश्तरका सरमाए की अंजमन के हसस इंतकाल पजीर होते हैं। इंतकाल पजीर का मतलब ये है कि उनको एक बंदे से दूसरे बंदे को दिया जा सकता है, आम शख्स के लिए नहीं होते। ये आंसर हो नहीं सकता। बहुत ज़्यादा मालियत के होते हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ज़्यादा मालियत के होते ही नहीं है, सस्ते ही होते हैं। तीनों दुरुस्त हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो इंतकाल पजीर होते हैं। ये 3 आंसर इस पर फिट नहीं बैठते, ये एक ही है जो इस पर फिट बैठता है। इंतकाल पजीर होते हैं कि आसानी से इनको एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल किया जा सकता है। वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, वहाँ जाकर बेच देगा, पैसे लेगा और किसी और को माल ये दे देगा, अपने शेयर। अच्छा, मुश्तरका सरमाए की अंजुमन एक ऐसी कारोबारी तंजीम है जिसमें फैसले तखीर से होते हैं, ये भी इस पे फिट बैठता है। दोहरा टैक्स देना पड़ता है, ये भी इस पे फिट बैठता है। हिस्सेदारों की जिम्मेदारी महदूद होती है, ये भी। तीनों आंसर इसके ऊपर फिट बैठते हैं, तो इसका आंसर भी यही है, तीनों सही है। कौन सा कारोबारी तंजीम एक स्टॉक एक्सचेंज की फहरिस्त में शामिल होते हैं? तो ये मुश्तरका सरमाया की कंपनी जो है ये स्टॉक एक्सचेंज में की फहरिस्त में शामिल होती हैं। ठीक है, ये शराकती और ये दो नहीं हो सकती, तमाम भी ये इसका आंसर है। तो गाइज़ ये जो चैप्टर नंबर हमारा 5 था वो हमने अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आई होनी है, मुश्तरका सरमाया की अंजुमन की। और आप लोगों से बस मुझे यही कहना है कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे, और इसके अलावा ये है कि व्यूज़ नहीं आ रहे मेरी वीडियोस पे। व्यूज़ नहीं आएंगे ना तो मैं मोटिवेट नहीं रहूँगा, फिर आप लोग गिला करते हो कि मेरी वीडियोस नहीं आती, कोई देखेगा ही नहीं, कोई शेयर ही नहीं करेगा, तो ये मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा। तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ लिंक्स को शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए और मेरे लिए भी कुछ मोटिवेशन बन जाए। तो ये चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 5 के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, अच्छा इधर से भी मेरे पास सहूलत है, वो है हमारा कंपनी की एग्ज़ाम, उसके ये टॉपिक्स हैं। तो ये हम इंशाअल्लाह ये जो इसके बाद वाली वीडियो उसमें हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, और इसके बाद जो वीडियो है उसमें टेस्ट भी मैंने अभी फ़िलहाल इस वीडियो के फ़ौरन बाद तो अपलोड नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको इसके नीचे वीडियो मिल जाएगी, उसमें टेस्ट है, वो टेस्ट आप दिया करें और मेरे साथ उसकी फ़ीडबैक ज़रूर शेयर किया करें कि उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं। उसका जो भी प्रोसेस है वो वीडियो में एक्सप्लेन कर देता होता हूँ। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात होती है। अल्लाह हाफिज़।